नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मोदी के टैलेंट सर्च पर। दरअसल ये बात इसलिए निकल कर आई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय भाजपा के नेतृत्व ने बहुत चौंकाने वाले फैसले किए। उन फैसलों की हम बात करें तो जिन राज्यों में चुनाव हुए थे वहाँ मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जो चीज़ें निकल कर आई, उससे भाजपा का जो अनुभवी तबका है, जो सीनियर लीडर हैं, हम कह सकते हैं कि जो 60 के आसपास के, 50 के आसपास के, वो सदमे में चले गए। उसकी वजह ये कि गुजरात में पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की, तो पहली बार के विधायक भजनलाल लाल शर्मा वहाँ मुख्यमंत्री बना दिए गए। अभी हाल की बात करें तो दिल्ली में रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक है, वो मुख्यमंत्री बना दी गई। और मध्य प्रदेश में पहली बार के विधायक तो नहीं, लेकिन जिनका नाम कम चर्चा में था मुख्यमंत्री की, उनको युवा होने के नाते और केंद्र के निकट होने के नाते मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ऐसे में जो तजुर्बेकार हैं वो सोच रहे हैं कि आखिर उनका क्या होगा। तो इस मुद्दे पर हम सिर्फ इतना कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की जो भाजपा है, अमित शाह की जो भाजपा है, जेपी नड्डा की भाजपा है, वो अब युवाओं के साथ साथ उनको आगे ला रही है जो अपने काम के विशेषज्ञ हैं। उसमें रिटायर्ड IAS हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर केंद्रीय सरकार में जब विदेश मंत्री की बात आई तो जयशंकर प्रसाद को लिया गया, जिनकी लंबे समय से विदेश विभाग में सेवाएं थी और वो चीन और पाकिस्तान में सफलतापूर्वक उन्होंने काम किया था, उनको विदेश मंत्री बनाया गया। हरदीप सिंह शहरी विकास मंत्रालय को दिया गया। इसके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री है उसमें से रेल मंत्री की हम बात करें, ये सब बताते हैं कि अब भाजपा नए ट्रैक पर है और वो ऐसे लोगों को ढूंढेगी जो गैर राजनीतिक परिवार के हों, जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक ना हो। इसका मतलब कि जो भाजपा में राजनीतिक मठाधीश है, अब उनके परिजनों को भाजपा में कितनी जगह मिलेगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तो तय है कि अब भाजपा उन लोगों को लेकर आएगी जो विशेषज्ञ हैं और जिनके दामन पाक साफ है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। मोदी का टैलेंट सर्च, इस बात की चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं सूरज सोनी जी और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं नागेंद्र सिंह परमार जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था वो सुनते हैं, उससे सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुद्दे पर बातचीत और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। तो हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो इस बात का साफ संकेत है कि उनको 1 लाख ऐसे युवा चाहिए जिनकी परिवार की पृष्ठभूमि राजनीतिक ना हो, वो अपने काम के विशेषज्ञ हों। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक और शख्सियत थे, वो थे जनरल VK सिंह, जो सेना में सेनाध्यक्ष थे और बाद में चुनाव लड़ने के बाद उनको पार्टी ने विदेश राज्य मंत्री बनाया था। तो ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन पर हम बात करेंगे और बता देते हैं कि इस पूरे मामले में स्थितियां अब बदलने वाली भाजपा के भीतर। जो कहा जाता था कि पार्टी विद डिफरेंस, अब वो नज़र भी आएगा। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में श्री रमेश शर्मा जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार। दिल्ली से जुड़ गए हैं नागेंद्र सिंह जी, उनका भी स्वागत है। और बहुत जल्द जुड़ेंगे जयपुर से सूरज सोनी जी। शर्मा जी, जो बीजेपी कहा करती थी कि उनकी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है, तब लोग कहते थे कि राष्ट्रवाद की बात करती है, प्रखर हिंदुत्व की बात करती है और इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि जो लीडर हैं वो बेदाग होने चाहिए, उनका चाल चरित्र और चेहरा साफ सुथरा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो मोदी का टैलेंट सर्च है, अगर वो उसमें कामयाब होते हैं
तो आने वाले 5 साल में देश की राजनीति में ऐसे बहुत से नए चेहरे मिलेंगे जो अपने काम के विशेषज्ञ हैं और वो राजनीति में ऐसा योगदान करा जिसमें करप्शन भी नहीं होगा, जिसमें गुड गवर्नेंस की बात होगी और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी की बात भी होगी। क्योंकि अभी जब मध्य प्रदेश में आए थे 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पार्टी नेताओं की मीटिंग में कहा था कि किस नेता के सोशल मीडिया पर 10 लाख फॉलोअर हैं, वो हाथ उठाए। मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य से किसी भी नेता के 10 लाख फॉलोअर नहीं है, हाथ नहीं उठा। इसका मतलब कि वो कह रहे हैं कि अब आप भले ही कार्यकर्ताओं के बीच घर ना जाएं, दौरे ना करें, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए, तकनीक के जरिए आप उनसे जुड़े रहें। ये संख्या अगर आपकी ज़्यादा है तो फिर आप राजनीति करने में सक्षम और आपका हक बनता है। आपकी राय, टैलेंट सर्च मोदी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर राघवन जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो घोषणा हुई है ये एक अच्छी घोषणा है। और मैं समझता हूँ अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो भाजपा ने इस दिशा में कुछ काम भी किया है, खिलाड़ियों को भी लिया है, मंत्री हैं उनके यहाँ, खिलाड़ी भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो ये जो उन्होंने काम शुरू किया है ये ठीक काम शुरू किया है। बीच में कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी, कुछ परिवारों का राजनीति में वर्चस्व हो गया था जी। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक भाई केंद्र में मंत्री, दूसरा भाई प्रदेश में मंत्री, एक पार्टी ने अगर टिकट दिया तो पत्नी को टिकट दिया और दूसरी पार्टी ने पति को टिकट दिया। ऐसे उदाहरण इस चुनाव में भी देखने को मिले, लोकसभा में भी और विधानसभा मध्य प्रदेश में भी, कि एक परिवार के एक सीट, एक ही परिवार के दोनों तरफ लोग, कोई चाचा लड़ रहा है तो भतीजा लड़ रहा है, कोई चचेरा भाई लड़ रहा है। तो ये जो स्थिति है तो उसमें सामान्य कार्यकर्ताओं को, खास तौर से जो प्रतिभावान हैं, उनको अवसर कम मिल पाते थे। तो मैं समझता हूँ नए लोग, प्रतिभावान इसमें आए, इससे इस बात को निश्चित रूप से एक अच्छी मिलेगा। लेकिन एक बात इसमें ये संतुलन भी राघवन जी होना चाहिए कि प्रतीक के तौर पर एक अच्छा खिलाड़ी ले लिया, एक अच्छा बॉक्सर ले लिया, एक अच्छा कलाकार ले लिया, अच्छा पत्रकार ले लिया, अच्छा डॉक्टर ले लिया, ये सब तो लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी ना हो कि पार्टी का जो कैडर का कार्यकर्ता है वो थोड़ा सा कहीं पिछड़ जाए। तो मैं समझता हूँ जो उनका परिश्रमी कार्यकर्ता है उसके सम्मान को ध्यान रखते हुए ये प्रतिभावान अराजनीतिक परिवारों से नए लोगों को आना चाहिए, ताकि राजनीति में थोड़ा सा नयापन भी आए, विविधता भी आए और कहीं ना कहीं एक ट्रैक पर जो चलने वाला मामला रहता है उसमें थोड़ा सा बदलाव आए। जी बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज़ जरूर जोड़ूंगा कि जैसे अमेरिका की डेमोक्रेसी है उसमें राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है और वो जीतता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी टीम अपने हिसाब से बनाता है और उस टीम में ज़रूरी नहीं कि उनके सीनेटर हों। उसमें जैसे एलन मस्क की हम बात कर रहे हैं, अभी एलन मस्क मुख्य भूमिका में है। इसके बाद केश पटेल जो वहाँ के FBI के डायरेक्टर या जिम्मेदार बनाए गए, वो पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो मुझे लगता है कि भारत में भी ज़रूरी नहीं होता कि राजनेता हर चीज़ को जानने वाला हो। उसको सिर्फ इतना पता होता है कि वो जनता के बीच में जाकर लोकप्रिय हो जाए, और उस लोकप्रियता को हासिल करने के लिए कई बार वो नैतिक अनैतिक किसी भी काम को करने से परहेज नहीं करते। मैं उदाहरण के तौर पर इस 1-2 लाइन जोड़ूंगा इसमें कि गरीब आदमी अगर है तो वो कहीं भी झुग्गी बना कर रह जाए, ये उस गरीब आदमी के पक्ष में फैसला है, लेकिन इससे पूरा सिस्टम खराब होता है। गरीब रूप से ये आप राघवन जी ठीक कह रहे हैं जी। हमारे यहाँ जब शुरू में विधानमंडलों की और राज्यसभा की जो कल्पना हुई थी वो इसी आधार पर हुई थी कि लोकसभा में और विधानसभा में तो राजनीतिक दलों के लोग, कार्यकर्ता लोग, वो लोग पहुंचे, और जो विविध विधाओं के विशेषज्ञ हैं वो विधानमंडलों में और राज्यसभा में पहुंचे। लेकिन समय के साथ कहीं ना कहीं वो राजनीति उसमें आती हुई चली गई और वो फिर थोड़ा सा वो काम गड़बड़ हुआ। अब ये तो स्वाभाविक रूप से अगर आप देखेंगे तो परिवारवाद की जो स्थिति भारत में है, ऐसी स्थिति आपने अमेरिका का उदाहरण दिया, ऐसी स्थिति दुनिया के दूसरे देशों में कम है। क्योंकि अब पाकिस्तान भी कहीं दूर का नहीं है, बांग्लादेश भी दूर का नहीं, भारत के हिस्से हैं। तो परिवारवाद राजनीति में बांग्लादेश में भी हावी है, पाकिस्तान में भी हावी है और भारत में भी हावी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ही है। तो मैं समझता हूँ इससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी, और जो विषय के विशेषज्ञ हैं वो किसी भी विधा के हों, वो वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, वो डॉक्टर हों, वो अच्छे खिलाड़ी हों, वो कहीं ना कहीं आकर के सेवा भी करें। जी, इसी बात को आगे बढ़ा था कि जैसे राजनेता है उसको नैतिकता अनैतिकता से कोई मतलब नहीं, उसको तो वोट मिलना चाहिए। तो वोट पाने के लिए जिसकी भी झुग्गी जहाँ बन गई वो उसका मालिक हो गया। ये गरीब के लिए ठीक है, लेकिन सिस्टम के लिए ख़राब है। तो जो लिखा पढ़ा आदमी आएगा वो सिस्टम की बात करेगा कि गरीब का कल्याण तो करो, लेकिन वो कहेगा कि आप हाई राइज बिल्डिंग बनाइए गरीबों के लिए, उसमें उनको
एक हॉल, एक कमरा दीजिए ताकि वो झुग्गी से निकलकर ठीक से रह सके। बिजली की फ्री की बात हुई। एक जमाना था मध्य प्रदेश जो बिजली बोर्ड था वो बहुत मुनाफे में हुआ करता था, लेकिन जब सरकार ने, नेताओं ने गरीब को एक बत्ती कनेक्शन फ्री किया, उस एक बत्ती कनेक्शन के नाम पर उन्होंने फ्रिज चलाया, उन्होंने एसी चलाया, उन्होंने टीवी चलाए और उन्होंने जो हीटर होते हैं खाना बनाने के लिए वो तक चलाए। और नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश का जो बिजली बोर्ड था, एमपी बोर्ड, वो बर्बाद हो गया। तो अब अगर जो लिखे पढ़े लोग आएंगे वो जन कल्याण की बात तो करेंगे, लेकिन वो सिस्टम से करेंगे। तो इसी पर विस्तार से हम बात करेंगे कि आखिर जो राजनेता है वो वोट के लिए कुछ भी करता है, लेकिन लिखा पढ़ा विषय का विशेषज्ञ आएगा तो वोट के लिए काम तो करेगा, लेकिन सिस्टम से करेगा। हमारे साथ नागेंद्र जी भी दिल्ली से जुड़ गए। नागेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार राघवेंद्र जी। जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी, और महाशिवरात्रि की शुभकामना सभी दर्शकों को। जी। हमने चर्चा का विषय ये जो रखा है उसकी वजह ये कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक और मुख्यमंत्री बना दी गई। अगर हम आज से 15 साल पीछे जाते तो शायद ये कल्पना से परे था कि पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री तो क्या मंत्री भी बन जाए। अब पहली बार के विधायक मंत्री बनने लगे हैं और नरेंद्र मोदी विशेषज्ञों को टीम में अपनी लेके आ रहे हैं। और उसके रिजल्ट की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने विदेश नीति में सफलता के झंडे गाड़े हैं और बहुत एग्रेसिव वो फॉरेन अफेयर की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। आपकी राय? मोदी ने कहा कि मुझे 1 लाख ऐसे लोग चाहिए जो गैर राजनीतिक परिवार से आते हों, जो विषय के विशेषज्ञ हों और युवा हों। अगर ये काम होता है तो भारतीय राजनीति एक युगांतकारी बदलाव के दौर में जा रही है। हम कह सकते हैं कि अगले 10 साल, अगले 5 साल भारत की राजनीति को बहुत बदलने वाले होंगे। उसमें नेताओं के अलावा विषय के विशेषज्ञ होंगे जो नतीजे भी देंगे। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने जो ये अपना वक्तव्य दिया है ये बेहद सराहनीय है। देखिए, स्थिति ये है कि राजनीति में बढ़ता परिवारवाद एक समस्या है और इसके चलते ये तो वही राजशाही वाली स्थिति है। बढ़ते परिवारवाद की रानी के कोख से जन्म लेने वाला ही अगला राजा बनेगा। इसी तरीके से जब राजनीति में परिवारवाद बढ़ता है, इसके चलते हो ये रहा है कि देश का युवा वर्ग राजनीति में उतनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आज का पढ़ा लिखा युवा ये समझता है राजनीति के लिए कि ये तो परिवार दर परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली राजनीति है। और नया युवा वर्ग जो सबसे बड़ी ताकत होती है देश की, वो कहीं ना कहीं ये भी इससे भी नहीं जुड़ता राजनीति से कि शायद वही नेता जो परिपाटी के हैं चले आ रहे हैं कि जिनको सिर्फ एक मुद्दों को भुनाने की लोकप्रियता के चक्कर में या अपनी वर्चस्व, अपने अपने क्षेत्र के वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के चक्कर में वो राजनीति में सक्रिय रहते हैं। इससे इतर प्रधानमंत्री जी ने जो बात करी है ये कहीं ना कहीं युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेगी और आम आदमी को भी राजनीति से सीधा जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। और देखिए, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग हैं, जो महारत रखते हैं, जिन्हें वर्षों का अनुभव है अपने अपने क्षेत्र का, अगर वो राजनीति में आके उनको संबंधित मंत्रालय जिसमें उन्होंने वर्षों का अनुभव है, वर्ष अपने खपाए हैं, ऐसे लोग आते हैं तो निश्चित रूप से उस मंत्रालय के कामकाज को 4 चांद लगेंगे, उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ेगी काम करने की। और जब उन मंत्रालयों में विशेषज्ञ बैठेंगे और वो काम की रफ्तार बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं देश आगे जाएगा। हमें ये भी याद रखना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का एक मिशन ये है, उनका सपना ये है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने। विकसित राष्ट्र होने की भूमिका यही बनती है कि अपने अपने मंत्रालय, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग और राजनीति के माहिर लोग जिन्हें ज्ञान है, परख है, अनुभव है, उन दोनों का समन्वय जुड़े और अलग अलग क्षेत्र से तो एक इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनता है तो वो देश को आगे ले जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वो पहल मात्र नहीं है। केंद्र के साथ साथ आपने केंद्र के बहुत नाम गिनाए, इसके अलावा हम राज्य दर राज्य जहाँ भाजपा की सरकारें हम वहां देखेंगे तो हर राज्य की सरकार में आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो खेल के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, तकनीकी की ज्ञान के क्षेत्र से या अलग अलग अपने अनुभव रखने वाले लोगों को शामिल किया जाता रहा है और वो बड़ी मात्रा में शामिल हो रहे हैं पार्टी में। तो ये बेहद सराहनीय है। ये बिल्कुल। दरअसल ये बात सिर्फ मुख्यमंत्रियों तक या मंत्रियों तक नहीं है, ये बात जब चलेगी तो फिर वो नीचे तक जाएगी। फिर जो नगर निगम में मेयर होते हैं बड़े शहरों के, उनकी बात भी होगी कि वहाँ भी विशेषज्ञ आएँ। राजनेता हैं, इलेक्शन लड़ें, वो पार्षद बन जाए, लेकिन मेयर हो सकता है कि जो अर्बन
डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं, हो सकता है वो मेयर बने, क्योंकि जब अर्बन डेवलपमेंट का एक्सपर्ट मेयर बनेगा तो फिर वो शहर के विकास में सीवेज की बात भी करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी की बात भी करेगा, वो गार्बेज को ख़त्म करने की बात भी करेगा, फिर वो डेवलपमेंट की प्लानिंग की बात करेगा कि किस तरह से बस्तियाँ बसाई जाएँ, किस ढंग से काम किया जाए। हमें लगता है कि आने वाले 5 साल जिसको मैं बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी इन 5 सालों में एक भारत को बदलने का ऐसा काम करने वाले जो 5 साल में के भीतर सब महसूस भी करेंगे। हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी। सूरज सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? शुभकामनाएं जी, आपको भी बहुत बहुत महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। दरअसल ये सारी बातचीत इसलिए हो रही कि बीजेपी जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का युग था, उस समय कहा गया था जब पार्टी का गठन हुआ 1980 में कि पार्टी विद डिफरेंस, इसमें नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा अलग होगा। बीच में देखा कि जब पार्टी लंबे समय से राज्यों में सत्ता में रही, तब राज्यों में राजनीतिक विकृति आई और फिर राज्य के भीतर जो दमदार थे, जो ताकतवर लीडर थे, उनके परिवारवाद की शुरुआत हो गई। मोदी जी ने पिछले बार जब सरकार में आए थे 2014 में, तब कहा था कि परिवारवाद नहीं चलेगा। ऐसे कई उदाहरण हैं कि पिता पुत्र विधायक और सांसद हैं, पत्नी विधायक और पति सांसद है। अब मोदी जी के आने के बाद ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ अगर पिता विधायक है तो बेटे को टिकट नहीं मिला है, और अगर बेटा विधायक है तो फिर पिता को टिकट नहीं मिला है। और इसमें बड़े बड़े दिग्गजों के नाम भी हैं। इक्का दुक्का अपवाद हो सकते हैं जिस पर हम, जैसे राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिल गया मान लो, तो वो एक दो अपवाद की बात है। लेकिन मध्य प्रदेश में की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय यहाँ के दिग्गज लीडर हैं, दिल्ली तक उनकी धमक है और वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं महासचिव के तौर पर। जब उनके बेटे विधायक रहे तो बहुत कोशिश करने के बाद भी ना तो वो लोकसभा में इलेक्शन लड़ पाए, ना वो राज्यसभा में जा पाए। ऐसे कई उदाहरण हैं। आपकी राय कि जिस रास्ते पर मोदी जी लेके जा रहे हैं बीजेपी को, वो अब नई बीजेपी है और देश बदलने वाली बीजेपी है, आपकी राय? देखिए, निश्चित तौर पे बड़ा गंभीर और ये विषय जो है अहम विषय रखा आपने, इसके लिए आपको बधाई। और ये जो चीज है ये देखने में भी आ रही है, दृष्टिगोचर हो रहा है कि पिछले काफी समय से, आप ये मान लीजिए कि 4-5 वर्षों से पूरे देश में इस तरह का परिवर्तन चल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि जब हम देखते हैं कि राजनीति को लेकर के लोगों में बात होती थी, चर्चा होती थी, तो यही कहने में आता था कि बड़े बड़े जो स्थापित घराने हैं, जैसे व्यापारिक घराने होते हैं, ऐसे पॉलिटिकल जो घराने हैं, उन्होंने इस राजनीति की पूरी दूरी को अपने जो है वो नियंत्रण में ले लिया था। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि सत्ता के केंद्र बन गए। राघवेंद्र जी, बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे जो है सत्ता की दूरी जिनके आसपास पॉलिटिक्स घूमती थी, और उससे लोगों को लगने लगा था कि आम आदमी जो टैलेंटेड है, जो विद्वान है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और समाज में जिनकी प्रतिष्ठित लोग हैं, वो राजनीति से दूर होते जा रहे थे। और आम बोलचाल की बात हमारे, नहीं हम तो दूर रहेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, ये इस तरह की जो बातें हैं वो जनमानस में आ रही थी। लेकिन अब पिछले 3-4 वर्षों में जब लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फील्ड के अंदर न सिर्फ राजनेता आ रहे हैं, बल्कि इंजीनियर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, अपने फील्ड के जो विशेषज्ञ है, साहित्यकार निकल करके आ रहे हैं, वैज्ञानिक निकल करके आ रहे हैं, और इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं जो देश के लिए समर्पित रहते हैं, और जिनका महत्वपूर्ण बात यह कि जिनका समाज में भी आम लोगों के अंदर उनको प्रतिष्ठा मिली हुई है। और वो लोग एक असाधारण प्रतिभा के धनी लोग होते हैं, जिनको सम्मान की दृष्टि से समाज देखता है। तो ऐसे लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो मैं समझता हूं कि राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलती हुई लोगों को नजर आती है, और लोगों का रुझान बढ़ता है, विशेष तौर पे युवाओं का, जो हताश हो चले थे कि ये तो केवल पॉलिटिक्स ही कुछ ही लोगों तक सीमित है, और लोगों का क्षेत्राधिकार है, बड़े व्यक्ति का बेटा है तो ही टिकट मिलेगा, या बहुत बड़े जो है पॉलिटिकल घराने से जुड़ा हुआ है तो वो सब कुछ करेगा। देश में हम देख भी रहे हैं कि बड़े बड़े जो स्थापित पॉलिटिकल घराने हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, ये गांधी परिवार के रूप में मैंने देखा कि बहुत बड़ा एक जो है राजनीतिक साम्राज्य स्थापित था कि चाहे कैसा भी हो, ये नेता तो हमारे घर से ही जाएगा। तो वो जो धारणा थी, वो धारणा टूटी है। और अब देखने में आ रहा है कि नहीं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका हरियाणा हो, अभी दिल्ली का उदाहरण हमने देखा लेटेस्ट, त्रिपुरा के अंदर हमने देखा था विप्लव देव जी के रूप में। तो ये नए जो लोग हैं, युवा लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, ऐसे लोग जब निकल करके आते हैं तो लोगों का राजनीति पे विश्वास बढ़ता है। और ये लगता है, इसके लिए दीनदयाल जी ने कहा था
कि राजनीति तो एक ऑप्शन है, एक औजार है व्यवस्था परिवर्तन का और सेवा करने का एक बड़ा माध्यम है। तो उस धारणा पे लोगों का जो है वो विश्वास बढ़ता है और मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर अमूलचूल परिवर्तन आने की दिशा में ये बहुत अहम कदम है, जिसको अभी मोदी जी और ये जो नेतृत्व है लेकर के आया और लोगों के अंदर लगने भी लगा है कि वास्तव में कुछ परिवर्तन होगा। बिल्कुल सोनी जी, दरअसल आप जो बात कर रहे हैं इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। शर्मा जी, क्रिकेट की भाषा में कहें तो अगर कोई खिलाड़ी 99 पे खेल रहा है और वो छक्का मार के अपना शतक पूरा करता है तो उसे कहते हैं कि वो प्लेयर तो अच्छा है ही है, लेकिन वो एक तरह का साहसी भी है। तो नरेंद्र मोदी जी जो राजनीति में अब कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये 99 पर आकर छक्का लगाने जैसी बात है, क्योंकि राजनीति में जो परिवार बहुत जिनकी जड़ें मजबूत है उनको अगर साइडलाइन करना या उनको उखाड़ना तो नेगेटिव शब्द हो जाएगा, उनकी जगह विकल्प लाने की बात है तो उसके लिए बहुत बड़ा आपको एक तरह से दृढ़ निश्चय करने की ज़रूरत है और ये मोदी करके बता रहे हैं। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अगर उनको 100 युवा मिल जाएं जो उनके हिसाब के हो तो वो भारत को बदल सकते हैं। देखिए, मोटे तौर पर मुझे जो लग रहा है कि जो परिवार स्थापित हैं उनको एकदम साइड लाइन नहीं किया जाएगा और ना ये साइड लाइन करना उनको संभव भी है, उससे पार्टी को भी नुकसान होगा। ये जो नए लोगों को लाया जा रहा है इनको कहीं दूसरी जगह से एडजस्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को राज्यसभा में ला सकते हैं या किसी को ऐसे स्थान से टिकट देकर के, मान लीजिए किसी को लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव भी लड़ाना है तो किसी ऐसे स्थान से उसको लड़ाया जा सकता है जहां पर कोई प्रभावशाली परिवार पहले से ना हो। प्रभावशाली परिवार वाले क्षेत्रों में नए व्यक्ति को लाने की संभावना तभी बनती है जब उस परिवार को लेकर के बहुत सारे आक्षेप लग गए हों, कुछ कई चीज़ें आरोप प्रत्यारोप आ गए हों, तब उसकी संभावना है मोटे तौर पर। बाकी ये जो विषय विशेषज्ञ हैं, जैसे अभी हमने देखा भी, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो हिमाचल या कहाँ के वो खिलाड़ी को लेकर के आए थे या दक्षिण भारत से लेकर के आए हैं कुछ लोगों को। तो ये जो अभी 4-5 लोग, 3-4 लोग उनके सेंट्रल कैबिनेट में भी हैं, तो ये जो इस लोगों को लेकर के आए थे तो वो खाली वाले स्थानों से कहीं ना कहीं एडजस्ट करके लेकर के आए थे और उनमें समन्वय भी बना। एक अच्छी बात ये रही कि जिन लोगों को लेकर के आए, एक तो मेरे ख्याल से खेल मंत्री थे, इस समय नाम मैं भूल रहा हूँ केंद्र में, तो कुल मिलाकर के तो जो लेकर के आए हैं, सूरज जी जानते होंगे राजस्थान के जो राज्यवर्धन सिंह क्या एक, हाँ निश्चित रूप से, हाँ, तो कुल मिलाकर के ओलंपिक खेलों में उन्होंने स्वर्ण वो पदक जीता था, मेडल जीता था निशानेबाजी में, और वो मंत्री रहे केंद्र में और आज राजस्थान में वो जो है कैबिनेट मंत्री है जी, है ना। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने, आपको अगर ध्यान हो तो रामायण में जिसने राम की भूमिका निभाई थी उसको भी वो लेकर के आए, सीता की भूमिका को भी लेकर के आए। भाजपा ये काफी दिनों से ये प्रयोग कर रही है, दोनों तरह के प्रयोग कर रही है कि जो लोकप्रिय हैं और राजनीति में नहीं थे उनको भी लाना, और जो योग्य हैं और राजनीति में नहीं है उनको भी लाना। मैं समझता हूँ इससे राजनीति में एक अच्छा समन्वय बनेगा। बिल्कुल। अभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि उनको 1 लाख लोग ऐसे चाहिए, 140 करोड़ में से वो 1 लाख लोग मांग रहे हैं। हाँ। तो पार्टी के भीतर जो पुराना कार्यकर्ता है, जो कैडर है, उसको खत्म करने की या उसको साइडलाइन करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर आधा फीसदी भी नए लोग आ गए, 1% नए लोग भी आ गए तो राजनीति में वो 1% लोग काफ़ी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमारे साथ नागेंद्र जी, बहुत संक्षेप में आपकी बातचीत की, ये जो सारा मामला है, बीजेपी तो बदलेगी इसमें। आम आदमी पार्टी जब बनी थी तब बाकी पार्टियों में इस बात की चर्चा थी कि वो साफ सुथरे छवि वाले लोगों को आगे लेकर आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसी तरह की बात कर रही थी और लोगों ने बदलाव भी किया, लेकिन जब वो बिगड़ गई तो फिर उसका भय खत्म हो गया। मुझे लगता है कि मोदी जी जो बात कर रहे हैं इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं, ना पार्टी के भीतर ना बाहर, लेकिन इससे एक पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा भारत की राजनीति में। आपकी छोटी सी टिप्पणी। जी राघवेंद्र जी, जो ये आमूलचूल परिवर्तन की बात है, ये मैं मानता हूँ कि ये वक्त की जरूरत भी है और ये अभी नहीं, मोदी जी के दिमाग में बहुत पहले से ये बात है। जब वो 96 में हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे तब उन्होंने हरियाणा के 3 या 4 जिलों में सामान्य जो जिलाध्यक्ष पद थे उस पर महिलाओं की नियुक्ति करी थी कि महिला उन पे जिलाध्यक्ष बनेंगी, और लगातार ये हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि वो राज्य दर राज्य और देश में कर रहे हैं। और ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है कि आप ज्ञान के, अनुभव के और अपनी समझ के बल पे, अपनी योग्यता के बल पे राजनीति में मुकाम हासिल करेंगे। सिर्फ ये इतनी सी बात है, ये ना कैडर को पीछे करने की बात है ना किसी और तरह की बात है, ये तो सिर्फ आपका ज्ञान है, अनुभव है, समझ है और आपकी कार्यशैली जिसके दम पे आ पाएंगे।
कैडर भी ये चाहता है कि जो मठाधीश बन गए हैं उनकी जगह हमको आगे लेकर आओ। तो पार्टी ज़ाहिर है कि उसमें काबिलियत ढूंढेगी और जिसमें काबिलियत होगी उसको लेकर आएगी। और जो मैंने कहा ना कि वो 99 पर छक्का लगा रहे हैं, आप देखिए कि पहली बार के विधायक को मंत्री चीफ मिनिस्टर बनाना ये बहुत बड़े जोखिम का काम है, लेकिन मोदी और उनकी टीम ये जोखिम ले रही है। आपकी अंतिम टिप्पणी सोनी जी, इस पूरे मामले को किस ढंग से आप देख रहे हैं? और समय की कमी है, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। देखिए, ये जो बदलाव है इससे निश्चित तौर पे युवाओं के अंदर एक अच्छा विश्वास जागेगा देश की सेवा करने का, और साथ ही ये होगा कि जो अच्छा होगा, जो खिलाड़ी हर तरीके से बेस्ट होगा, फील्डिंग में, बैटिंग में और कैच करने में, वही टिक पाएगा। तो ऐसे ही पॉलिटिक्स के अंदर वही लोग आएंगे जो सुचिता का माध्यम रखेंगे, जिनका चरित्र अच्छा होगा, जो समाज में अच्छा मैसेज देने वाले हो, चाहे खिलाड़ी के रूप में, चाहे साहित्यकार के रूप में, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के रूप में, और चाहे ईमानदारी से काम करने वाले वे कार्यकर्ता जो अंतिम पंक्ति में बैठते हैं, तो उनको भी अवसर मिलेगा। तो इससे एक नया रुझान लोगों में जागेगा। और मैं समझता हूँ कि आज दूर से बैठ करके पॉलिटिक्स को गाली देने वाले जो लोग हैं, उनको भी समझ में आएगा कि पानी को साफ करने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा, वही तैराक बनेगा। एक बात राजनीति में जो उतरेंगे, बिल्कुल वो स्वच्छता का एक संदेश देकर के जाएंगे और स्वच्छ राजनीति देखने को मिलेगी। मैं इसमें अंतिम बात जोड़ूंगा इसमें कि अभी तक लोग कहते थे कि राजनीति अच्छे लोग नहीं कर पाते और जो भले आदमी वो राजनीति से बचते थे, लेकिन मोदी जी की इस पॉलिसी के बाद अच्छे लोग भी राजनीति की तरफ रुख करेंगे। और हमें लगता है कि राजनीति में नेता बोलना अब गाली हो गया था। अगर राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो नेताजी कहना मुझे लगता है कि फिर से प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाएगा। लोग नेता बनना चाहेंगे और बदलाव भी करना चाहेंगे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश शर्मा जी, आपका बहुत साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। और सोनू जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आप चर्चा में जुड़े। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।